विद्यार्थी आपको सीखो चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 10th का विषय मैथ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग दो चरवार रेखीय समीकरण युग्म पढ़ रहे थे। तो उसी के आधार पे हमने अगला सवाल लिया है, और जो भी हम सवाल को अध्ययन कर रहे हैं वो सारे सवाल जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट सवाल हैं या परीक्षा में आए हुए सवाल हैं। तो अगला जो हमारा सवाल है, इसमें कहा गया है कि 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने में एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष दूरी बस द्वारा तय करता है। कहने मतलब है 300 किलोमीटर टोटल दूरी है, जिसमें 60 किलोमीटर दूरी उसे जो है रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना है, और इसके बाद जो शेष बच जाएगी दूरी उसे बस के द्वारा यात्रा करना है। तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तब रेलगाड़ी तथा बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। कहना मतलब है कि टोटल दूरी जो है वो 300 किलोमीटर है। ये टोटल दूरी है। इसमें कुछ दूरी वो रेलगाड़ी के माध्यम से तय करेगा, कुछ दूरी जो है बस के माध्यम से तय करेगा। इसमें से उसने कहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी, प्रथम स्थिति क्या है, तो प्रथम स्थिति है उसमें कहा है इसमें कि 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करता है, गाड़ी द्वारा तय करता है। ये वो 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करेगा, तो रेलगाड़ी की कुछ ना कुछ चाल होगी। उसने रेलगाड़ी की चाल दे नहीं रखी है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल माननी है। तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है रेलगाड़ी की चाल हमने मानी है। तो इसमें कितना समय लगेगा, तब लगा समय, तब लगा समय। समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी लग रही है, 60 किलोमीटर, और स्पीड क्या है उसकी 1। इतना समय जो है वो रेलगाड़ी से जो है लग रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना समय लग रहा है। इसके बाद जो बची हुई दूरी है, तो बची दूरी तो 300 टोटल है। इसमें से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय कर ली है, तो कितनी बची है 240। इतने किलोमीटर की दूरी हमारी अभी बची हुई। ये दूरी वो है बस के माध्यम से तय कर रहा है। तो बस की चाल है नहीं हमारे पास, तो बस की भी चाल मानेंगे। अतः माना बस की चाल जो है 22 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तब 240 किलोमीटर चलने में लगा समय। कितना समय लग जाएगा 240 किलोमीटर चलने में, तो दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल। दूरी हमारी कितनी है 240, और चाल कितनी है हमारी 22। ये हमारा समय लग रहा है किसके द्वारा, बस के द्वारा। कहने मतलब रेलगाड़ी के द्वारा जो समय लग रहा है वो 60 बटे x लग रहा है, और बस के द्वारा जो है समय लग रहा है वो 240 बटे 22 लग रहा है। अब प्रश्न में कहा गया है कि ये दूरी जो है वो जब तय करते हैं तो उन्हें जो है टोटल जो समय लग रहा है वो 4 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 4। तब 60 बटे x प्लस के 240 बटे 22 बराबर 4 घंटे लगते हैं। ये समीकरण को हम हल करेंगे। अब हल करने के लिए जो है एलसीएम ले लें। x बाई एलसीएम हो जाएगा, तो 60 की 22 से मल्टीप्लाई होगी तो 60 बाई हो जाएगा, और 240 की इससे होगी तो 240। x बराबर 4 बटे ए कर ले रहे हैं। इसमें से 4 कॉमन ले रहे हैं। यदि 4 कॉमन हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारा 15 चौको 60, क्योंकि 60 में से 4 कॉमन चले गए हैं, और 4 कॉमन ले लिए 60 में से, तो कितने बचेंगे 15 बचेंगे। 15 चौको 60 होते हैं, प्लस है, और इसमें 4 कॉमन चले गए हैं तो 6 चौक 24, 60 x, 6 चौक 24 240, ठीक है, बटे x बाई बराबर 4 बटे 1। 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे। इधर जो है बटे में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी जाके, तो 15 बाई प्लस के 60 x बराबर, इधर 1 बचेगा, तो x की जब मल्टीप्लाई 1 से होगी तो x भाई, ये हमारी पहली समीकरण हो गई है। इसके बाद कहा गया यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा तय करता है। यदि
100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तब लगा समय वही दूरी बटे रेलगाड़ी की चाल कितनी मानी थी, रेलगाड़ी की चाल जो हमने x मानी थी, तो दूरी बटे 4 यानी कि 100 बटे x, ये समय लग रहा है रेलगाड़ी द्वारा। तथा शेष दूरी बस द्वारा, अब शेष दूरी बची कितनी है, तो 240 में से 100 किलोमीटर घटा दो, 100 किलोमीटर 300 में से 100 कम हो जाएंगे, यानी कि 200 जो है किलोमीटर की दूरी बची है। ये दूरी जो है वो किससे तय कर रहा है, बस द्वारा तय कर रहा है। बस की हमारे पास स्पीड कितनी दी हुई है, बस की जो चाल है वो हमें 22 किलोमीटर माना है, तब बस द्वारा लगा समय, बस द्वारा लगा समय कितना समय लग जाएगा, तो दूरी 200 है और चाल कितनी है बस की 22, कितना समय लग जाएगा, वो कह रहा है 10 मिनट अधिक लग रहे हैं, पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 10 मिनट अधिक लग जाएंगे, यानी कि 4 घंटे 10 मिनट, यानी कि 4 घंटे तो 240 पहले मिनट लग रहे थे, 240 और 250 मिनट लग जाएंगे। अतः 100x और प्लस के 200 बटे 22 बराबर कितने लग रहे हैं, 10 मिनट अधिक, यानी कि 4 घंटे पहले लग रहे थे और 10 मिनट अधिक, तो 10 बटे 60 कर लें, क्योंकि मिनट चेंज करने जीरो से जीरो कट जाएगा, क्योंकि जो मिनट थे अब मिनट को घंटा में चेंज किया है, तो जो है 60 से भाग करनी है, तो 4 सही 1/6 हो गया है ये। इसमें जो है और हल करेंगे तो 100 बटे x प्लस के 200 बटे 22 बराबर 6 चौक 24 और 1 25, 25 बटे 6, 100 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचा है 1 बटे x प्लस के 2 बटे 22 बराबर 25 बटे 6, तो 25 कम 25, 25 चौको 100, या हम 25 कॉमन ले सकते हैं, चलो 25 ही कॉमन ले लें, इसमें 25 कॉमन ले रहे हैं क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से, इसलिए हम 25 कॉमन 25 से ये काटने हैं, तो 25 कॉमन ले लेंगे, तो 25 चौको 100 और 25 अट्ठे 200, 25 बटे 6, 25 से 25 कैंसिल, और ये जो है अब इसकी जो है बच गुणा करेंगे, हमारे पास जो पहली समीकरण थी 15 प्लस के 60x बराबर x वाई, दूसरी समीकरण हमें यहाँ से बनानी है। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, पहले एलसीएम आएगा हमारा x और y एलसीएम हो जाएगा, तो 4y प्लस के 8x बराबर 1/6, तो इसकी गुणा हो जाएगी 6 चौक 24 बाई प्लस के 8 छंग 48 x बराबर एक्स वाई, ये हमारे पास दूसरी समीकरण हो गई। अब पहली और दूसरी समीकरण को हल कर लेंगे, तो 15 प्लस के 60 एक्स बराबर एक्स वाई, हल करने के लिए जो है एक संख्या बराबर कर लेंगे, तो एक संख्या बराबर कर लेंगे, तो इसमें जो है कौन सी बराबर हो जाएगी, 60 6 दूनी 12 8 दूनी 16 15 1.5 24 6 24 पंजे 5 5 20 15 ठीक है, तो 24 पंजे तो 5 5 चौको 20 और 5 10 दूनी 12 120 और 15 अट्ठे 120, ये बराबर हो गए, बराबर होने के बाद दोनों प्लस के इसलिए माइनस कर लेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, अब जब मान हमारे कट गए हैं, ये हो गए हमारे जो है प्लस माइनस, माइनस का है हमारा प्लस का है, तो 48 पंजे 48 पंजे 8 पंजे 40 5 को 20 4 24 240 हो गए हैं, और 8 छंग 48 यानी कि 480, इसमें से घटेंगे तो 240 माइनस के बचेंगे, तो हमारे जो माइनस के 240 एक्स बराबर ये कितने हो गए हैं 5 हो गए हैं 8 में से 5 कम हो गए, तो माइनस के 3x भाई माइनस से माइनस कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 3 कम 3 3 8 24, तो बाई बराबर क्या आ गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारे पास बाई की चाल आ गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, बाई का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x का मान आएगा, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी कौन सी है, समीकरण 1 हमारी ये है, इसमें हम बाई का मान रख देंगे, तो समीकरण 1 में 15
मल्टीप्लाई बाई की जगह पे क्या रखना है 80, 80 प्लस के 60x बराबर x मल्टीप्लाई बाई की जगह पे 80 आ जाएगा। अब इसे हल कर लेंगे। 15 ये हमारे 12 से आ जाएंगे, 15 अट्ठे 120 जीरो प्लस के 60x आ जाएंगे बराबर 80x, 60x उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 12 से बराबर 80x माइनस के 60x, ये हो जाएंगे 1200 बराबर 20x, जीरो जीरो कट जाएगा, 2 कम 2 2 छन 12, यानी कि x बराबर 60 आ गया। ये हमारे पास जो है x जो थी वो रेलगाड़ी की चाल थी, रेलगाड़ी की चाल थी x, और जो है हमारे पास जो y थी ये हमारे पास जो है बस की चाल थी। किसकी चाल थी? बस की चाल। तो हमें यही चालें ज्ञात करनी थी कि बस की चाल कितनी है और रेलगाड़ी की चाल कितनी। तो रेलगाड़ी की चाल जो है 60 किलोमीटर आई है प्रति घंटा और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। ये तो सवाल जो है एक तो एनसीईआरटी सवाल है और जो 2023 में सवाल आया हुआ सवाल है, इसलिए इम्पोर्टेंट सवाल है और आसान है। ठीक है, ठीक है। हमारे पास जो अगला सवाल है, ये सवाल है कि यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 है, यानी मतलब 4 कुर्सी हैं और 6 मेज हैं, और सॉरी 4 कुर्सी और 7 मेजों का मूल्य 360 दिया हुआ है, 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है। यानी मतलब 2 स्थिति हैं। तो पहली स्थिति में जो है मानेंगे, माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर 100 तथा एक मेज का मूल्य बराबर 22 रुपये। अब प्रथम स्थिति में क्या है? प्रथम स्थिति इसमें कहा गया है कि प्रथम स्थिति में कहा गया है कि 4 कुर्सी तथा 4 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? एक कुर्सी का x है तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तो हमारे जो 4x हो गया है। इसके बाद 7 मेजों का मूल्य, एक मेज का मूल्य 22 है, 7 का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर वो कह रहा है ये दोनों चीज़ें मिला के, मतलब जितनी भी हमने कुर्सियाँ ली हैं, 4 कुर्सी लेनी है और 7 मेजें लेनी है, तो दोनों को मिला के जो है कितना रुपये देना है हमें? 360 रुपये देना है। तो हमें 4x भी देने हैं और प्लस के 7 रुपये दोनों लेने हैं और हमें 360 रुपये देने हैं। हमारे पास समीकरण पहले बनेगी। अब इसी में द्वितीय स्थिति है। द्वितीय स्थिति है, इसमें क्या कहा गया है? द्वितीय स्थिति में कहा गया है कि 6 कुर्सी तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है। तो 6 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 6 कुर्सी का मूल्य, एक का x है तो 6 का 6x हो जाएगा, और फिर जो है 6 कुर्सी है और 10 मेज हैं, और 10 मेजों का मूल्य 10 बाई हो जाएगा। दोनों मिला के 10x प्लस के 10 बाई, 6x प्लस के 10 बाई, दोनों मिला के जो है कितने रुपए देने हैं? 520 रुपये देने हैं। 520 रुपये दोनों मिला के देने हैं। ठीक है, एक कंडीशन है कि हमारे जो है समीकरण 2 हो। फिर कह रहा है एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो समीकरण 1 2 को जो है हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से पहली समीकरण क्या है? 4x है प्लस के 7y हैं बराबर 360 हैं। दूसरे हैं 6x प्लस के 10y बराबर 520। एक को हम बराबर कर लेंगे, चाहे इसे बराबर कर लो, चाहे इसे बराबर कर लो, चाहे इसे बराबर कर लो। चलो इसी बराबर करते हैं, क्योंकि 12 बराबर हो जाएंगे तो 4 दूनी 12 और 6 दूनी 12, दोनों प्लस के इसलिए माइनस लाएंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये मान कट जाएंगे। 7 21 और 10 दूनी 20, 20 में से 21 में से 20 कम हो गए, कितने बचे हैं? खाली एक y बचे, तो खाली y भी लिख सकते हैं। y बराबर ये हो गए हैं 1080, 18 और 3 1080 हो गया, जो हो गए 2 दूनी 4 5 दूनी 10, 1040। इसमें घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? जो है सिर्फ 80 बचेंगे। कहने मतलब है एक जो है एक मेज का मूल्य जो है कितना आया है? 80 रुपये आया है। अब हमें जो है एक कुर्सी का मूल्य निकालना है, तो बाई का जो भी मान आया है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे। जैसे ही बाई का मान एक समीकरण 1 में रखेंगे, उसी मतलब हमें जो है x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण 1 हमारे पास कौन सी है? ये समीकरण 1 है।
इसमें हमें क्या कितना मार्क देना है, बाई का मार्क देना है। तो जहाँ पे बाई है यहाँ पे हमें ये पूरा 80 मार्क देने हैं। तो 4x प्लस के 7y बराबर 360। तो 4x प्लस बाई का मान कितना है 80, 7 गुणा 80 बराबर 360। तो 4x इक्कीस इक्कीस तो 20 बाई बराबर 40 आएगा, 80 40 आएगा, 40 क्योंकि कितना बचा है 40 बचा है, 40 आएगा, 80 नहीं आएगा, 40 40 7 चौक 28 280 बराबर 360। तो 4x बराबर 360, ये उधर माइनस हो जाएंगे 280। तो 4x बराबर, तो 360 में से 280 कम होगा, 80 बचेंगे। तो x बराबर 80/4, 4 कम 4 4 दूनी 8, x बराबर कितना आया है 20। कहने मतलब है जो इसका रेट जो है कुर्सी का मूल्य जो है, एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपये है और एक मेज का मूल्य 80 रुपये है। ये जो सवाल है ये 2024 में जो है सवाल आया हुआ है, ठीक, इम्पोर्टेंट सवाल है, इजी भी है। जो भी हम जो है सवाल कर रहे हैं आप ये निश्चिंत रहिए कि इसी प्रकार के सवाल परीक्षा में आते हैं या इन्हीं से रिलेटेड रहेंगे। इसमें संख्या बदली हो सकती है कि संख्या बदली हो, लेकिन कहने मतलब है जो मेथड रहेगा वो इसी प्रकार के सवालों का रहेगा जो अभी तक हम लोग कर रखे हैं, ठीक है। तो अगला जो सवाल है वो है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। सवाल में कहा गया है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। तो माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की भुजा x मान लो, दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा y मान लो, ठीक है। वर्ग में क्या कंडीशन होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो अगर एक मैंने x भुजा मानी है तो इसका क्षेत्रफल x स्क्वायर हो जाएगा और एक हमने y भुजा मानी है तो इसका क्षेत्रफल y स्क्वायर हो जाएगा। तो मित्रों पहले जो है वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर x मानी है भुजा तो x स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे वर्ग की भुजा हमने y माना ही है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर y मानी है तो y स्क्वायर हो जाएगा। प्रश्न कहा गया है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 है, इसका मतलब दोनों वर्गों का योग हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर, कितना आना चाहिए 117। समीकरण हमारे पास एक बन गए हैं। फिर इसमें कहा गया कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 है तथा दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर 12 मीटर स्क्वायर है, सॉरी 12 मीटर है। तो तब पहले वर्ग का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। यदि वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं सेम ही हैं, वर्ग में चारों भुजाएं जो है x एक मानी है तो सारी भुजाएं x ही होंगी, तो परिमाप कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 भुजाएं होती हैं तो 4x हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो है पहले वर्ग का जो परिमाप होगा वो 4 गुणा भुजा होता है, तो हमारा पास 4x हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप तो 4y हो जाएगा। परिमापों का अंतर दिया हुआ है तो 4x माइनस के 4y, कितना परिमापों का अंतर दिया हुआ है, परिमापों का अंतर दिया हुआ है 12 बराबर 12, 4 कॉमन हो गए तो x माइनस वाई बराबर 12, 4 एकम 4, 4 3 12, x माइनस के y बराबर 3। ये समीकरण हमारे पास 2 हो गई। कहने मतलब है x माइनस y का मान जो है हमारे पास 3 आ गया है और x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर का मान हमारे पास 117 होगा। कहने मतलब x प्लस y का मान ज्ञात हो जाएगा, हाँ, तो हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 3। तो जो है इसमें से हम जो है y का मान निकाल ले रहे हैं, तो x माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस के y बराबर 3 माइनस के x, y बराबर x माइनस के 3, y का मान x माइनस 3 आ गया। y का मान सभी का जो 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x स्क्वायर तो है ही,
प्लस के बाई के जगह पे हो जाएगा एक्स माइनस के 3 का वर्ग और बराबर 117। तो एक्स स्क्वायर प्लस के ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस के 2ab बराबर 117 है। तो एक्स से 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास माइनस के 6x हो जाएंगे। ये प्लस के 9 है, इधर आएंगे माइनस के 117 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस के 6x 117 में से 9 कम हो गए हैं तो ये आ जाएगा माइनस के 108 बराबर 0। या फिर इसमें से हम कुछ कॉमन भी हो सकता है, 2 कॉमन हुए तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 5 और 20 बराबर 0। 2 पंजे 10 5 पंजे बराबर 0, उधर चला जाएगा तो 0 बटेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 54 बराबर 0। ये हमारे पास 2 का समीकरण बन गई है। अब कहने मतलब है संख्या ऐसी बनी है कि गुणा करो तो 54 आ जाए और घटा दो तो जो है 3 बचे, ऐसी में 2 जो है संख्या ज्ञात करनी है। तो 9 छक्का 54, तो 9 कौन सी संख्या आएंगी 9 और 6। तो इसे जो है गुणनखंड कर लेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 9 माइनस के 6x माइनस के 54 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस के 6x माइनस के 54 बराबर 0। ठीक, आगे जो है आप लोग SW है होमवर्क करके लाएंगे। ठीक है, मतलब आगे x के मान निकाल के लाएंगे। कहने मतलब है इसमें x के मान जो है एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, और जो भुजा जो होगी वो माइनस में हो नहीं सकती है, भुजा प्लस में ही होनी चाहिए। तो इसलिए माइनस वाला मान नहीं लेंगे, प्लस वाला ही मान लेंगे। और जो भी x का मान आएगा वो हम उस मान को उठा के जो है इसमें रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। जो भी x का मान आएगा, x का मान समीकरण 2 में रखना है। जैसे समीकरण 2 में x का मान रखेंगे हमारे पास जो है y का मान ज्ञात हो जाएगा। अब x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे, इसका मतलब हमारे पास क्या है, भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी। तो जो भी हमने अब तक अध्ययन किए हैं सवाल, वो वही सवाल थे जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से या तो इम्पोर्टेंट सवाल थे या परीक्षा में सवाल आए हुए सवाल थे। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये समाप्त हुआ है। इसके बाद जो है द्विघात समीकरण चैप्टर है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। उसमें भी हम उन्हीं सवालों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षाओं में सवाल या तो आते हैं या जो है आने की संभावना है, या NCERT वाले सवाल जो भी हैं उनका जो है अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो अब तक जितने भी सवाल हुए हैं वो जो है सभी सवालों को जो है ऐसे ही सवाल रखे गए हैं जो परीक्षा में कई बार सवाल आए थे, इसलिए जो है ये सब सवाल हमारे इम्पोर्टेंट सवाल थे। इसी प्रकार जो है आगे भी हम उन्हीं सवालों का अध्ययन करेंगे जो बहुत ज़्यादा जो है परीक्षा में या तो आते रहेंगे। ठीक है।